अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो बच्चों, यहाँ पर हम आज पहली नज़म अ टीनेजर्स प्रेयर को नज़म का खुलासा करेंगे और इंग्लिश वर्कशॉप भी मुकम्मल करेंगे। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे वार्मिंग अप है, चिट चैट हमें करना है। फॉर्म ग्रुप ऑफ 5 to 6 and discuss. गिव अ रेटिंग ऑफ 1 to 5 टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर 5-6 के ग्रुप में हमें आपको रेटिंग देना है 1 से 5 तक। जो यहाँ पर ABCDEF तक दिया हुआ है, इसे रेटिंग देना है। किस लिए? व्हेन यू हैव टू टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन व्हाट डू यू डू जनरली डू। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब आप कोई डिसीजन करते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ सवालों के जवाब और उसके मार्किंग देने। जैसे मैंने दिया है, थिंक डीपली इन साइलेंट। पहले मैं खामोशी से अपने आप में सोच लेती हूँ। प्रे टू गॉड फॉर गाइडेंस। फिर अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो मुझे सही राह दिखाए। फिर तीसरा क्या करती हूँ, कंसल्ट पेरेंट्स एंड एल्डर्स। पहले कंसल्ट क्या कर देती हूँ, माँ बाप से और अपने बड़ों से कंसल्ट लेती हूँ। फिर चौथे में मैं क्या करती हूँ, आस्क योर टीचर फॉर हेल्प। अपनी टीचर से मदद लेती हूँ। और फिर कॉन्टेक्ट फ्रेंड्स फॉर एडवाइस। फिर अपने दोस्तों से सलाह ले लेती हूँ। और इसके बावजूद भी अगर नहीं कर पाती तो टॉस अ कॉइन टू डिसाइड। तो इनमें से आप क्या करते हैं, आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इन पोएट्री वेरी ऑफन देर आर लाइन इन विच द पोएट सीम्स टू टॉक डायरेक्टली टू एन एब्सेंट पर्सन। यानी वो पर्सन से बात कर रहा है पोएट जो नजर नहीं आते। एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थिंक ऑब्जेक्ट। सच अ टेक्टिक डिवाइस यूज बाय द पोएट इज द फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रॉफी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। यहाँ स्टार तो है नहीं, लेकिन उसकी बात चल रही है। तो इसी तरह से यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे क्या है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग क्रिएटिंग एग्जाम्पल ऑफ एपोस्ट्रॉफी ऑफ योर ओन। आपको अपनी ओन से ये जुमले मुकम्मल करने हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ बनाए हैं, जैसे ओ लाइफ हाउ स्ट्रेंज आर आवर वे। ए जिंदगी, ये जिंदगी की राहें हमें कहाँ पे लिए जा रही है। डियर गॉड, गॉड से प्रार्थना हो रही है। प्लीज हेल्प मी इन माई स्टडी, कि ए अल्लाह मुझे मेरी पढ़ाई में मदद करिए। बुक्स, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। किताबें जो है वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है। एग्जाम्स, आई विश आई वेर नेवर देयर। हाँ, ये तो बच्चों की ख्वाहिश होती है कि एग्जाम ना हो तो ही अच्छा है। ओह यू ब्यूटीफुल स्काई, सेंड ऑल योर ब्यूटी टू द अर्थ। क्या कह रहे हैं शायर, कि जो स्काई की ब्यूटी है वो सेंड कर दो दुनिया में भी थोड़ी सी। चलिए आगे देखते हैं, हमारी नज़म का हम खुलासा करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारी नज़म शुरू हो गई है, ईच डे ब्रिंग। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेन ले लेती हूँ ताकि ये ओके। यहाँ पर देखिए, ईच डे ब्रिंग न्यू बिगिनिंग्स, डिसीजन आई मस्ट मेक, आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक। तो यहाँ पर बोल रहा है शायर कि हर रोज़ ज़िंदगी की शुरुआत होती है। रोज़ हमें एक नया फैसला करना पड़ता है। वो फैसला हमें खुद ही करना होता है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। रास्ता चुनने से मुराद है कि सही और गलत का। तो दूसरा स्टेंजा देखते हैं, आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ that lead to great success or travel down the darkened road that leads to great distress। यानी अब ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं जिंदगी की कौन सी राह को चुनूं। ऐसा रास्ता जो मुझे कामयाबी की तरफ ले जाए, या ऐसा रास्ता जो अंधेरों या बुराइयों के से भरा हुआ हो, जो मुझे डिस्ट्रेस यानी तकलीफों तकलीफों भरा रास्ता तो मुझे नहीं मिल रहा। तो अब यहाँ पर तीसरा स्टेंजा हम देखेंगे, प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड दैट आई माइट क्लियरली सी, हेल्प मी स्टैंड फॉर दैट what is right,
ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। यहाँ पे शायर कह रहे हैं कि ऐ खुदा, खुदा से दुआ कर रहे हैं कि खुदा से, कि ऐ खुदा मेरी आंखों को खोल दीजिए ताकि मैं साफ साफ देख सकूं। साफ साफ देखना मतलब ये है कि सही गलत को पहचान सकूं। जब भी कहीं गलत हो रहा हो तो मैं सही के लिए खड़े रह सकूं और अपना जो है वो बेस्ट दे सकूं। तो यहाँ पर अगला हम स्टेंजा पूरा करेंगे कि हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, दैट आई माइट कीप माय बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे। अब यहाँ पे देखिए टेम्पटेशन को कह रहा है कि टेम्पटेशन का यहाँ पे हम मीनिंग थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे साइड में दिया हुआ है ये मीनिंग। ये मीनिंग है कि अ स्ट्रॉन्ग विश टू डू समथिंग बैड और रॉन्ग। क्या हो जाता है कि टेम्पटेशन का मीनिंग बता रहा है कि जब हमें कोई बुरा चीज करने की ख्वाहिश होती है ना, तो उस वक्त जो है वो यहाँ पे शायर कह रहा है कि ऐ खुदा मेरी मदद कीजिए कि मैं ना कह सकूं। जब कोई बुराई मेरे जहन में यानी बुरी ख्वाहिश मेरे जहन में अगर आती है तो मैं उसे झटक के ना कह दूं, ताकि ताकि मैं अपने अंदर और बाहर दोनों तरह से पाक साफ और अपने आप को फिट कर दूं। अब यहाँ पर देखिए आखिरी स्टेंजा है, व्हेन माय टीनेज ईयर आर ओवर आई नो दैट आई विल सी दैट लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी। तो यहाँ पर शायर कह रहा है कि और जब मेरी टीन एज की उम्र खत्म हो जाएगी तो मैं जान जाऊंगा कि मैं जो जिंदगी जी है मैंने अभी तक वो कैसी थी, वो बेस्ट जी है। क्यों? क्योंकि आप मेरे साथ थे, यानी खुदा मेरे साथ थे। शायर ऐसा शुक्र अदा कर रहा है। तो ये पोयम जो है जेम्स मोर्स ने लिखी है। तो चलिए इसके कुछ सवाल जवाब है यहाँ पर जिसे हम हल करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन सवालों को हम हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है, व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ द स्पीकर। जो स्पीकर है उसकी उम्र के कौन सी है, तो वो है, देखिए यहाँ पे आंसर 1 है, हु इज द बिटवीन 13 to 19 एज ग्रुप। ये बच्चे जो है वो 13 से 19 के दरमियान के उम्र के बच्चे हैं। व्हाट इज डिसीजन डज द स्पीकर हैव टू टेक, ये आंसर 2 है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कौन सा डिसीजन जो है स्पीकर लेना चाहता है, तो टू डिसाइड विच रोड टू टेक इन लाइफ टू फाइंड सक्सेस, जो हमें सक्सेस की तरफ ले जाए। फिर तीसरा सवाल है, व्हाट डज द ईच न्यू डे फेच, हर नया दिन क्या लाता है, तो न्यू बिगिनिंग। तो ये आंसर तीसरा हो गया। अब हम यहाँ पे चौथा सवाल पढ़ेंगे, हाउ शुड, हाँ, हाउ शुड वन रिएक्ट टू टेम्पटेशन। जब भी हमें हमें बुरा करने की ख्वाहिश पैदा होती है तो हमें क्या करना चाहिए, तो वन शुड से नो व्हेन टेम्पटेशन कम अवर वे। तो हमें क्या है, नहीं कह देना चाहिए जब हमें कोई बुरी चीज के तरफ रागिब करे। अब अगला 5वां सवाल है, व्हाट इफेक्ट डज द स्पीकर विश टू सी इन हिमसेल्फ ऑफ द एंड ऑफ हिज टीन्स। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब उसका टीन एज जो खत्म होगा उस वक्त शायर क्या देखना चाहता है, दैट हिज लाइफ हैज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट विद द लॉर्ड नेक्स्ट टू हिम। वो ये अपने लाइफ में देखेगा शायर अपनी जिंदगी बहुत अच्छी जी है क्योंकि उसके साथ खुदा थे, वो ये महसूस करना चाहता है। अब यहाँ पे अगला सवाल है, इन वट कंडीशन डज द पोएट विश टू मेंटेन हिज बॉडी। वो अपने किस तरह से जिंदगी के दिनों में अपने आप को किस तरह से वो मेंटेन रखना चाहता है, तो वो कैसा रखना चाहता है, ही वॉन्ट क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे। हर दिन वो अपने आप को जिंदगी के हर दिन के लिए साफ सुथरा और फिट रखना चाहता है। अब आखिरी सवाल है कि whose company does the poet wish for in the walk of life। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो किसकी कंपनी के साथ जीना चाहता है, किसका साथ हमेशा अपने साथ बनाए रखना चाहता है, तो द कंपनी ऑफ द लॉर्ड, तो खुदा का साथ वो अपनी जिंदगी में चाहता है। तो ये सभी सवाल जवाब यहाँ पर मुकम्मल हो गए। तो हम ये अगला
पेज पे चलते हैं, इंग्लिश वर्कशॉप को मुकम्मल करेंगे। तो यहाँ पे पहला देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे है फर्स्ट में, अकॉर्डिंग टू द पोएट डैश आर ब्रॉट बाय ईच न्यू डे। तो यहाँ पे शायर के नज़रिए से इसके दुनिया का क्या दुनिया हर नया दिन क्या कहलाता है, तो नया न्यू बिगिनिंग। तो यहाँ पे मैंने देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, आप इसे मार्क कर लीजिए। दूसरा है, वी मस्ट डिसाइड टू टेक द रोड विच लीड टू डैश। तो ये क्या है कि सही के लिए, यहाँ पे देखिए हमें कामयाबी की तरफ ले जाने के रास्ते के लिए हमें क्या है, ग्रेट सक्सेस की तरफ ले जाता है। हमें ऐसी राह चुनना चाहिए जो हमें कामयाबी की तरफ ले जाए। तो ये इसका मार्किंग मैंने की हूँ। सी में देखते हैं, द पोएट प्रेज टू द लॉर्ड टू हेल्प हिम स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। यहाँ पे मैंने किया है, वो अपने खुदा से दुआ कर रहा है कि जब कभी भी मुझे कहीं पे फैसला करना हो तो मैं राइट साइड खड़े रहूं, राइट के सपोर्ट में खड़ा रहूं। The poet want to see that his teenage years have been the dash years of his life। कैसा जिया है उसने, बेस्ट। तो शायर अपनी टीन एज की उम्र को बेस्ट लम्हात में शुमार करना चाहता है। तो चलिए हम अगले यहाँ पे देखते हैं, सवाल 2, फाइंड एंड राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोयम। तो देखिए हमने पोयम में देखा ही है, चलिए हम पोयम को देख के राइमिंग वर्ड देखते हैं। उसमें मेक, टेक, सक्सेस, डिस्ट्रेस, सी, मी, वे, डे, सी, मी। यहाँ पे हमें देखिए यहाँ पे सब दिया हुआ है, इसी से हमने लिया है, मेक, टेक, सक्सेस, डिस्ट्रेस, सी, मी, वे, डे और सी, मी। तो इस तरह से हमारे ये सब हो गए हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा सवाल, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। राइम स्कीम ऑफ द पोएम, चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो बच्चों मैं अभी आपको बता दूं कि राइम स्कीम जो होता है वो यहाँ पर हमने ए बी सी बी को मार्किंग किया है, लेकिन इसे किस तरह से निकाला जाता है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। तो चलिए हम पोएम से ही देख लें। देखिए बहुत आसान है, बहुत जल्दी समझ जाएंगे आप। यहाँ पे देखिए ये पहली लाइन है और इसका ये आखिरी वर्ड है जो बिगिनिंग्स लिखा है ना। तो हम चलिए इसको ए मार्क दे देते हैं, ए समझ लीजिए। अब यहाँ पे दूसरी लाइन का आखिरी वर्ड है मेक। अब बिगिनिंग और मेक कहीं मिल रहा है नहीं ना, एकदम अलग है, तो हम इसको नाम देंगे बी। अब तीसरी लाइन का आखिरी वर्ड है चूज, तो बिगिनिंग, मेक, चूज, कहीं से तीनों मिल रहे हैं नहीं ना, तो ये हो गया समझ लीजिए सी, है ना। तीनों अलग है तो तीनों के ए बी सी हमने नाम दे दिए। लेकिन चौथे में आप देखिए आखिरी जो वर्ड है वो है टेक, तो ये इनमें से किसी से मिल रहा है, तो हाँ मिल रहा है, मेक से मिल रहा है, तो इसको हम देंगे बी। तो ये बन गया ना राइम स्कीम, ए बी सी बी। तो बच्चों ऐसा होता है कि शायर जब भी इस तरह का स्टेंजा अगर पहली वाले में मेक करता है ना, तो उसके सारे स्टेंजे इसी स्टेप में होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लाइफ, सक्सेस, रोड, ये तीनों अलग है ना, तो ये हो गए ए बी और सी, लेकिन आखिरी वाला मिल रहा है, किससे मिल रहा है, तो ये मिल रहा है सक्सेस से डिस्ट्रेस, तो ये हो गया बी। तो ये भी हो गया ना ए बी सी बी। तो इसी तरह से ये सभी हैं, आप ध्यान से देखिए, देखिए लॉर्ड, सी, राइट, नहीं ना, नहीं मिले, सी लेकिन मी से मिल रहा है। इसी तरह से आखिरी वाला भी देखते हैं, यहाँ पर आ गया नो, वे, क्लीन, लेकिन डे मिल रहा है, किससे मिल रहा है, वे से मिल रहा है, तो हो गए ए बी सी बी। ओवर, सी, बेस्ट, मी। देखिए अब क्या हो गया, ये तीन तो नहीं मिले लेकिन सी और मी मिल गया। तो इसी तरह से सारे स्टेंजा को हमें राइम स्कीम को समझने में आप, मुझे लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सवाल 4 शुरू होता है, मैच द लाइन इन कॉलम ए विथ द फिगर ऑफ स्पीच इन कॉलम बी।
तो फिगर स्पीच में हमें क्या इसको ध्यान देना पड़ता है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाते हुए चलूँ। तो पहला देखिए यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लिखा है। एपोस्ट्रॉफी में क्या हो जाता है कि किसी गैर हाजिर पर्सन से मुखातिब होकर बातें करना, तो ये इसकी पहचान है कि वो होता है एपोस्ट्रॉफी। दूसरा, इन्वर्जन में क्या हो जाता है कि जो जुमले हम आगे पीछे थोड़ा बिगाड़ के लिख देते हैं ना, उसे इन्वर्जन कहा जाता है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे इंग्लिश का एक तरीका है ना कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर इसके हिसाब से ना लिखा जाए और आगे पीछे कर दिया जाए तो वो इन्वर्जन कहलाता है। तीसरा है मेटाफर। मेटाफर में क्या हो जाता है कि किसी इनडायरेक्ट चीज से कंपेयर करना, जैसे कि मेरा चेहरा है और मैं उसे चांद से मिला दूं, तो ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन को मेटाफर कहा जाता है। एलिस्ट्रेशन में क्या हो जाता है कि जो भी एक अल्फाबेट होता है ना, वो अगर स्टार्ट में शुरू में ही अगर रिपीट होता है 1 से 2 बार, तो आप समझ जाइए आप एकदम बेखौफ होकर एलिट्रेशन को आप मार्क कर सकते हैं। तो ये एक पहचान मैंने आपको बता दी। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। कॉलम ए और कॉलम बी को हमें हल करना है। तो यहाँ पे डिसीजंस आई मस्ट मेक, तो यहाँ पे देखिए गलत लिखा हुआ है, क्योंकि आई मस्ट मेक होना चाहिए था ना, आई मस्ट मेक डिसीजन, तो ये इन्वर्जन है। तो हम इसे क्या करेंगे इस तरह से, इसको रुकिए मैं पेन ले लेती हूँ तो थोड़ा समझने में आसान पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, चलिए हम इसको इन्वर्जन ले लेते हैं। तो इन्वर्जन के लिए हम क्या करेंगे, इधर मैं ज़रा पेन ले लेती हूँ, आपको अंडरलाइन करके बताती हूँ। हाँ, ये देखिए, ये पहला वाला हम किससे मैच करेंगे, इन्वर्जन से कर देंगे। ठीक है। दूसरा है प्लीज ओपन अप माय आईज लॉर्ड, डियर लॉर्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो गॉड से मुखातिब होकर बात कर रहा है, तो ये एपोस्ट्रॉफी है। ठीक है। तीसरा है ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड। अब यहाँ पे देखिए डी डी मैच हो गए, यानी अल्फाबेट मैच हो रहे हैं, तो ये एलिट्रेशन है। चौथा है आई कैन चूज द टेक द रोड ऑफ लाइफ, आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, तो ये क्या हो रहा है, रोड को लाइफ से मैच कर रहा है, यानी बोलते हैं ना किसी भी चीज से इनडायरेक्ट मैच कर देना, कंपेरेंस करना। तो ये हो गया हमारे सवालात पूरे। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एलिट्रेशन इज द एक्यूरेंस ऑफ द सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इन अ फ्रेज, सेंटेंस, ईटीसी। यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि जो ये हमारा एलिट्रेशन को हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि जब सेम साउंड इसमें आता है, और दूसरा क्या होता है, शुरुआत में देखिए बिगिनिंग में ही वर्ड जो ऐसे आते हैं जिस जैसे कि फिक्रे होते हैं या जुमले बने होते हैं, उसमें ये शुरू में ही मालूम पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दैट लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट, तो देखिए एल एल आ गए ना दोनों में, ये देखिए ये एल और ये एल है ना, इस तरह से ये आ गया। इससे मतलब हम समझ गए कि ये एलिट्रेशन है। फाइंड आउट मोर एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम अदर पोएम इन योर बुक। अब आपको ये कह रहा है कि आपको इस बुक से कई दूसरी पोएम में से आपको दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर एलिट्रेशन ढूंढकर लिखना है। तो चलिए सवाल 5 शुरू हो रहा है। एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग एंड इंटरव्यू, ग्रुप एक्टिविटी है ये देखिए यहाँ पे फॉर्म ग्रुप एंड डिस्कस ईच एलिमेंट ऑफ प्लानिंग एंड इंटरव्यू एंड प्रिपेयर नोट्स ऑन ईच एलिमेंट्स। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रक्चर दे रहा है, तो फॉर्मेट स्ट्रक्चर में क्या क्या होना चाहिए, टॉपिक होना चाहिए, वेन्यू होना चाहिए, डेट होना चाहिए, टाइम, ड्यूरेशन, द नेम ऑफ द इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूवी। तो इसमें बस ये ध्यान रखना होता है ना कि जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है यानी इंटरव्यूवी, वो पहला नंबर पे आना चाहिए और जो ले रहा है वो दूसरे नंबर पे। बाकी सब आगे पीछे आप टॉपिक फिर ले लें तीसरे नंबर पे, और बाकी आगे पीछे किया जा सकता है। अब लेंथ, हाउ मच यानी कितना बड़ा होगा इंटरव्यू, तो यहाँ पे मैंने 30 मिनट दिया है, आप जब लिखेंगे तो आप अपने टाइम से दीजिएगा। अब डूज एंड डोंट्स, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। जैसे डूज में क्या करना है,
फर्स्ट में देखिए, यूज सिंपल एंड डिसेंट लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज हमें सिंपल और साफ सुथरी लैंग्वेज इस्तेमाल करना है। मेंटेन डिग्निटी एंड गिव रिस्पेक्ट, जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं उसकी वकार को बरकरार रखना है और रिस्पेक्ट और उसकी डिग्निटी को बरकरार रखना है। डोंट में क्या नहीं करना है हमें, डोंट यानी क्या नहीं करना। तो अवॉइड चीप लैंग्वेज, यानी बोलते हैं ना ऐसी कोई भी चीज़ आप इंटरव्यू में नहीं कर सकते, तो अवॉइड आप उल्टी सीधी लैंग्वेज ना कहें। अवॉइड रिपीटेशन, एक ही बात को बार बार ना दोहराएं। तो यहाँ पर देखिए, प्रिपेयर अ सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस टू इंटरव्यू एनी सक्सेसफुल टीनेजर, यू मे यूज ऑफ फॉलोइंग गाइडेंस। तो आपको 10 सवाल बनाने हैं इंटरव्यू लेते हुए, तो आपको यहाँ पर इस फॉर्मेट को यूज करना है। तो नेम ऑफ द इंटरव्यूवी, जिसका लिया जा रहा है पहले उसका नाम, नेम ऑफ द इंटरव्यूअर कौन ले रहा है उसका नाम, टॉपिक, टॉपिक क्या होगा, पर्सनल है, रिसेंट है, स्पोर्ट्स है, बिजनेस है, म्यूजिक है या आर्ट्स है। वेन्यू कहाँ हो रहा है, तो स्टूडियो में हो रहा है कि टीवी चैनल्स पे हो रहा है, ऑडिटोरियम में हो रहा है कि हॉल में हो रहा है, एक्सेट्रा। और डेट लिखना है, फिर टाइम लिखना है, फिर ड्यूरेशन लेना है। इसी मुताबिक आपने इस टॉपिक को लेना है और उसके बाद 10 क्वेश्चन बनाने हैं। तो चलिए मैं आपको इस पे से एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए हमने यहाँ प्रिपेयर किया है, ये देखिए यहाँ पर नेम ऑफ द इंटरव्यू किसका लिया जा रहा है, यासीन अली का लिया जा रहा है। नेम ऑफ द इंटरव्यूअर कौन ले रहा है, टीवी रिपोर्टर नवाज मलिक। टॉपिक क्या है, म्यूजिक है। वेन्यू क्या है, कहाँ पे हो रहा है, एन टीवी चैनल पे हो रहा है। डेट कौन सी है, 19 अगस्त 2020। टाइम क्या है, 5 PM है। ड्यूरेशन कितने मिनट का है, 30 मिनट्स का है। और चलिए 10 क्वेश्चन भी हम इसका देख लेते हैं। तो ये देखिए आंसर, इंटरव्यूज क्वेश्चन फॉर ब्लाइंड म्यूजिशियन, कौन किससे ले रहे हैं, ब्लाइंड म्यूजिशियन से ले रहे हैं। 10 क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला है सबसे, कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट योर फैमिली, क्या आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएंगे। सिर्फ सवाल है, सवाल करना है, सिर्फ आपको जवाब नहीं देना है। सेकंड में है, हाउ डिड योर ब्लाइंडनेस इफेक्ट योर करियर एज अ म्यूजिशियन, तो आपका जो ब्लाइंडनेस है वो क्या इफेक्ट करता है आपकी म्यूजिशियन पर। हु सपोर्टेड यू इन योर वेंचर, यानी वेंचर यानी इसका मीनिंग होता है वो काम करना जिसपे ताज्जुब खेज, कोई ताज्जुब हो गया, जैसे कि ये ब्लाइंड पर्सन है और ये म्यूजिशियन भी है, तो ये एक ताज्जुब की बात है ना। तो इसमें आपको किसने सपोर्ट किया। हु वेर योर गुरुज एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग डिड यू रिसीव, ये आपके गुरु कौन है और कहाँ से आपने ये रिसीव किया है, कहाँ से आपने ये ट्रेनिंग हासिल की है। व्हाट इज़ योर स्पेशलिटी इन सिंगिंग, तो आपकी सिंगिंग की खासियत क्या है। विच वॉज द बेस्ट परफॉर्मेंस इन योर लाइफ अकॉर्डिंग टू यू, तो आपके हिसाब से आज तक का आपका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो कौन सा है। वट आर द अवार्ड यू हैव रिसीव, तो आपने अभी तक कितने अवार्ड हासिल किए हैं। वट आर योर प्लान फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए आपने क्या सोच रखा है, क्या प्लान है आपके। वट इज़ योर एडवाइस टू यंग इंस्पिरेंट, जो आपके यंग इंस्पिरेंट है, जो आपको चाहने वाले हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है। वट कैन यू डू टू इनकरेज देम, तो आप कैसे उनको इनकरेज करेंगे। तो ये क्या हो गया, 10 सवाल मुकम्मल। यहाँ पे देखिए 7 सवाल में, रीड द पोएम, राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम इन अबाउट 12 to 15 सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको 12 से 15 सेंटेंस मुकम्मल करने हैं, जिस पे आपको ये इस नज़म को एप्रिसिएशन देना है और इस टाइटल को यूज़ करते हुए। तो टाइटल क्या है, आपने पता ही है कि ए टीनेजर्स प्रेयर है। पोएट कौन है, जे मोर्स है। राइम स्कीम हमने देखी ली थी, ABCB है। फेवरेट लाइन आपकी नज़म में कौन सी है, तो मेरी है, व्हेन माय टीनेज ईयर्स आर ओवर आई नो दैट आई विल सी दैट लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी। तो ये एक दुआ थी इसलिए मैंने ये पसंद की। लेकिन यहाँ पे आपको थीम सेंट्रल आइडिया बताना है, यानी इसका मरकज़ी ख्याल जो है इस नज़म का वो बताना है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है थीम सेंट्रल आइडियाज़, तो इसका है यहाँ पे, द थीम ऑफ द पोएम इज अ टीनेजर्स डिलेमा अबाउट मेकिंग द राइट डिसीजन। तो यहाँ पे मरकजी ख्याल है कि टीनेजर कंफ्यूज ना रहे
बल्कि फैसले लेने में वो बिल्कुल भी ना, मतलब डिसीजन मेकिंग में एकदम वो परफेक्ट रहे। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चॉइस फॉल फुल्ली ऑन हिम हर, यानी क्या बोल रहे हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको चॉइस करके वो खुद से इसे मुकम्मल कर सकता है, यानी चुने खुद से अपने गलत फैसले ज़िंदगी के, और नहीं तो अ रॉन्ग डिसीजन में रूइन द होल लाइफ, तो नहीं तो पूरी जिंदगी क्या हो जाता है, बर्बाद हो सकती है। हेंस द टीनेजर इन द पोएम प्रेज टू गॉड फॉर हिज हेल्प एंड गाइड। टीनेजर क्या करता है, खुदा से दुआ कर रहा है यहाँ पर कि वो उन्हें हेल्प करे और सही राह दिखाए। तो ये हमारे थीम जो थी वो मुकम्मल हुई। अब हम देखेंगे यहाँ पर आगे का सवाल, फिगर ऑफ स्पीच बताना है हमें यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी ली है, तो इस नज़म में प्लीज़ ओपन अप माय आइज डियर लॉर्ड, तो यहाँ पर ये एपोस्ट्रॉफी है, मैंने यहाँ पे ये चुन दी है। अब हमें स्पेशल फीचर भी बताना है जिसमें टाइप्स ऑफ द पोएम, लैंग्वेज, स्टाइल, टोन और इम्प्लाइड मीनिंग एक्सेट्रा बताना है। तो चलिए, तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूं कि स्पेशल फीचर्स और लाइक और डिसलाइक के बारे में जो मैं आपको पॉइंट्स दूंगी ना, वो आपको हर पोएम में काम आ सकती है। तो चलिए स्पेशल फीचर्स देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है स्पेशल फीचर्स। तो यहाँ पर लिखा है कि द पोएट हैज़ यूज इजी एंड इफेक्टिव लैंग्वेज एंड गुड ट्यून ऑल्सो। पोएट ने यहाँ पर क्या किया है, एक आसान सी जुबान जो इफेक्ट करती है और जिसकी लय जो है, ट्यून यानी लय जो है, वो भी बहुत खूबसूरत है। फिगर ऑफ स्पीच इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ दिस पोएम। अब इस पोएम की जो खूबसूरती बढ़ती है वो फिगर ऑफ स्पीच की वजह से। द इमेजिनेशन ऑफ द पोएट इज क्लियर। जो शायर का जो इमेजिनेशन है, उनका जो ख्याल है, वो कैसा है, बहुत क्लियर है और मोटिव इट टू इट्स रीडर्स, और मोटिवेट करता है पढ़ने वालों को। तो अब हम देखते हैं लाइक और डिसलाइक। तो यहाँ पर देखिए लाइक और डिसलाइक भी हम यहाँ पे मुकम्मल कर लेंगे। आई लाइक दिस पोएम वेरी मच बिकॉज दिस पोएम इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। ये पोएम मुझे बहुत पसंद है इसलिए कि ये आसानी से समझ में आती है। इट गाइड्स इट्स रीडर, ये क्या करती है, पढ़ने वाले को गाइड करती है। द इमेजिनेशन ऑफ दिस पोएम एडेड ब्यूटी टू इट, और यहाँ पे इमेजिनेशन जो है शायर का, वो क्या करता है, इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। द वर्ड्स आर अपीलिंग टू द माइंड ऑफ इट्स रीडर, और क्या करता है, सोचने पे, इसमें हमें विचार करने पे मजबूर करता है रीडर को। तो ये दोनों आप हमेशा के लिए रख लें साथ में, और हम आगे चलते हैं। 8वां सवाल, कंपोज अ शॉर्ट प्रेयर इन इंग्लिश आस्किंग गॉड टू गाइड यू इन योर टीनेज ईयर। लेटर यू कैन इवन ट्राई टू मेक द लाइन्स राइम टू गिव इट अ पोएटिक फॉर्म। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको एक दुआ लिखनी है जो एक टीनेज के हिसाब से हो, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे राइम स्कीम में भी लिख सकते हैं, जिसमें काफिया रदीफ वगैरह होते हैं, उसी स्टाइल में भी लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने एक लिखा है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें आप, ये ओ गॉड ब्लेस मी, ए खुदा, ओ गॉड ब्लेस मी विथ फ्रेंड्स विथ प्योरेस्ट हार्ट हु विल ऑलवेज स्टैंड बाय मी इन डार्क एंड डस्ट। ए खुदा, मुझे ऐसे दोस्त नवाज जिनका दिल पाक हो, जो हमेशा खड़े रहे मेरे साथ मेरी तकलीफ़ों के दिनों में। और तीसरा है यहाँ पे, लेट अवर फ्रेंडशिप ग्रो क्लीन एंड राइट, माई फ्यूचर ब्राइट विल बी इन माई साइट। यहाँ पे कि सही और साफ सुथरी दोस्ती बढ़ती ही जाए, जिससे मेरे मुस्तकबिल में रोशनी बढ़ती जाए, भरती जाए। तो ये इसका नज़म का खुलासा हो गया, और ये मैंने लिखी है, आप इसे सेम भी लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 9, look around in your vicinity, your family, friends, neighbors, classmates, etc. and write about any 4 teenager, 4 आपको और लेने हैं, have made a name of themselves by doing something extraordinary। जो पर्सन यहाँ पर देखिए लिखा है कि आप अपने अराउंड, अपने आसपास के माहौल में आप देखेंगे कि आपके फैमिली है, या देखिए फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, पड़ोसी और क्लासमेट जो भी हैं, इनमें से
जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वैसे 4 नाम और उनके काम बताएं। यहाँ देखिए 4 नाम आपको लिखने हैं और उनके काम बताने हैं जिनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या स्पेशल उनकी टास्क वगैरह है। तो चलिए हमने यहाँ पे ले लिया है फैमिली से करीम वारसी को। गिव्स हेल्प टू अदर्स इन इमरजेंसी। फ्रेंड्स में हमने लिया है रज़ा खान, हेल्प्स ओल्ड एज पर्सन टू क्रॉस द रोड, और अदर दूसरी भी हेल्प करता है वो। जैसे कि यहाँ पे गिव्स हेल्प टू अदर्स इन इमरजेंसी, इमरजेंसी यानी कभी जैसे अभी आजकल कोविड चल रहा है, ये एक तरह की इमरजेंसी है, इसमें अगर ये करीम वारसी है जो ये हमेशा ही मदद करने में आगे रहते हैं। रज़ा खान जो है वो ओल्ड एज पर्सन यानी जो बूढ़े उम्र के हो जाते हैं, उन्हें रोड क्रॉस करना है या उनकी कोई भी तरह की हल्के फुल्के कामों की मदद ये हमेशा ही करते रहता है। और नेबर्स में मैंने अपने पड़ोसी में मुनव्वर शेख को लिया है जो टीचिंग टू पुअर स्टूडेंट इन नाइट स्कूल, जो कि हमेशा नाइट स्कूल के गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं ये। क्लासमेट्स में मैंने अतावारिस वारसी को लिया है जो गॉट गुड मार्क्स इन HSC, जिन्होंने अच्छे मार्क्स अपनी 12वीं में पाए हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये नज़म के पूरे सवाल जवाब के साथ खुलासा भी हमने पूरा कर दिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी ना डाइजेस्ट खरीदना पड़े, ना ही कोई दरसी किताब, और मेरे बताए हुए सवालों से वो कामयाब हो सकते हैं इंशाल्लाह। तो बच्चों यहाँ पर मिलते हैं अगली बार नई वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।